तमाम चैनल। पनामा लीक्स फैसले के बाद तहरीक इंसाफ ने नई मुहिम जोइयों का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में मैदान तो सजा लिया, लेकिन वाज़े समत का तयन ना किया तो बड़ा मौका फिर गवा देगी। गैर मुल्की सयाहों की पाकिस्तान आमद पहले ही मुश्किल बनी हुई है, हुकूमत मजीद मुश्किल बढ़ा रही है। गिलगित बल्तिस्तान आमद के लिए NOC की शर्त शोबा सयाहत के लिए बड़ा झटका है। ऐसे ही चलता रहा तो कौन आएगा। कुदरती आफात के मुतासरीन को इंश्योरेंस की एश्योरेंस मिल गई। मुतासरीन को अब सिर्फ दुलासे नहीं रकम भी मिलेगी। एहसन इकदाम है जो वक्त की जरूरत था। और खैबर पख्तूनख्वा की 3 बहनों ने अपना मकसद ना बदला, लोगों की सोच जरूर बदल डाली। बंदूक चलाना, बमों को नाकारा बनाना कोई मसला नहीं। प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा की कमांडो बहनों से भी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ आवर विद नाजिया और मैं हूं नाजिया अशर। अब से कुछ देर के बाद PTI इस्लामाबाद में जलसा करने जा रही है। इस जलसे की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, पिंडाल भी सज चुका है और कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। ये जलसा पनामा स्कैंडल पर तहरीक इंसाफ की समत मुतय्यन करेगा। खान साहब आज इस मामले पर अगली हिकमत अमली का ऐलान भी करेंगे। और ये जलसा बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि पिछले एक हफ्ते में पनामा का मामला दीगर इश्यूज आते रहे और उसमें दबता हुआ सा महसूस हुआ है, जिसकी बड़ी वजह PTI की अपनी गलतियां भी हैं। इमरान खान के सही वक्त पर गलत बयानात। पिछले एक हफ्ते के दौरान उन्होंने बहुत लूज बॉल्स कराई हैं, जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा हुकूमत को ही पहुंचा है। पहले उन्होंने पनामा के मामले पर चुप रहने के लिए हुकूमत पर 10 अरब की ऑफर का इल्जाम लगाया। इस इल्जाम से पनामा का मामला पस्से मंजर में चला गया। हर किसी की तवज्जो इस इल्जाम पर लगी और अब ये मामला खुद PTI के गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। नवाज लीग उस बंदे का नाम मांग रही है जिसने उन्हें ये ऑफर की थी। आज इस मामले पर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खबरदार किया कि अगर 3 रोज में इमरान खान साहब ने उस शख्स का नाम नहीं बताया तो लीगल नोटिस के साथ हत्या के इज्जत का दावा भी दायर किया जाएगा। वो क्या कह रहे थे, आपको पहले ये सुनाते हैं। इमरान खान साहब उस शख्स का नाम बताएं विद इन 3 डेज, 3 रोज के अंदर अंदर उसका नाम बताएंगे। अगर नहीं बताते तो हम डिफेमेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे और फिर हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में उनके खिलाफ दावा भी दायर करेंगे। मलिक मोहम्मद अहमद खान को आपने सुना। पूरा हफ्ता मीडिया ने इसी मामले की खोज में लगाई है। कप्तान की दूसरी लूज बॉल जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा मीडिया में रहा वो थी जंदाल नवाज मुलाकात, जिसका इंकशाफ किया गया PTI की जानिब से। ये मुलाकात अहमियत की हामिल ज़रूर है, लेकिन इस पर PTI ने पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा कराई और इस वक्त ये हर जगह मौजूद बहस बना हुआ है। लेकिन इस खबर ने पनामा केस के फैसले की जो बची कुची सकत थी उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की। इसका वाज़ेह सबूत आज के अखबारात हैं, जिनकी तमाम तर 6 सुर्खियाँ पनामा केस में JIT के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए नाम नहीं बल्कि नवाज जंदाल मुलाकात है। मुख्तसरन ये कि एक ही हफ्ते में पनामा फैसले का असर कम होता हुआ दिखाई दिया, जिसका पूरा फायदा हुकूमत को भी हो रहा है। और अब आज PTI इस्लामाबाद में जो जलसा कर रही है, इस जलसे का ऐलान पनामा फैसले के बाद हुआ था, तो उम्मीद यह है कि आज का जो जलसा होगा उसी पैराए में है। तो PTI और पनामा दोनों ही अहम मामलात जिसको लेकर ये जलसा हो रहा है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि PTI पनामा केस के फैसले से कितना फ़ायदा उठा रही है, ये आज के जलसे से साबित होगा। इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमें आमिर अहमद खान साहब भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हम पहले चलते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। आसिफ नवीद। आसिफ, बहुत बड़ा ऐलान किया गया इस जलसे का और खासतौर पर पनामा के फैसले के बाद ये एक बड़ा जलसा है। मोटिवेट कर पा रहे हैं पब्लिक को, पब्लिक आ रही है? देखिए, मोटिवेशन की अगर बात करें तो भरपूर अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कोशिश की है कि अवाम को मोटिवेट करके आज शो ऑफ पावर की जाए। और यहाँ पर जिस तरह हमेशा दावा किया जाता है कि इंसानों का समंदर इकट्ठा किया जाएगा, आज भी दावा किया गया है। PTI के मुताबिक यहाँ पर 30,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगाई गई, जबकि जो यहाँ पर स्पेशल जो लोग थे उन्होंने बताया कि तकरीबन 6 से 7,000 कुर्सियाँ, लेकिन काफ़ी हद तक अभी लोग आना शुरू हो गए हैं। 5 बजे का वक्त रखा गया था, 2 बजे से लोगों की आमद
आमद का सिलसिला शुरू होगा। KPK से वफूद की सूरत में, रैलियों की सूरत में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और अगर अभी भी आप देख सकें तो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन चूंकि अभी मरकजी क़यादत यहाँ नहीं पहुँची है, असद उमर आए हैं, फैसल जावेद खान है और दीगर जो लोकल क़यादत है वो यहाँ पहुँची है। जब तक मरकजी क़यादत नहीं पहुँचेगी, मरकजी क़यादत इस बात का इंतजार करेगी कि जब तक ये पूरा पंडाल भर नहीं जाता उस वक्त तक वो यहाँ नहीं आएंगे। मतवक्को तौर पर इमरान खान जो है वो 9 बजे के करीब खिताब करेंगे, तो लिहाजा जो आमद का सिलसिला है वो शुरू, चूंकि दिन भर आज खासी गर्मी थी और उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग आ रहे थे और इस वक्त भी अगर हम देखें तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और मजीद लोगों की आमद का सिलसिला जोक दर जोक जारी है। जो एक ज़्यादा तवक्कुआत है वो ज़्यादा रखी जा रही KPK से, तो लेकिन KPK से चूंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में जो रैली आएगी ज़्यादा तादाद में, वो उसमें मतवक्को है कि लोग शिरकत करेंगे। तो जिस तरह है लोकल भी यहाँ पर लोग शिरकत कर रहे हैं, तो अभी तक लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ नवीद, हमें अपडेट कर रहे थे। जलसा अपने उरूज पर पहुंच रहा है, लोग आना शुरू हो गए हैं और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही हैं इस जलसे से। अब ये जलसा PTI की जो नई समत है वो किस तरह से इसका तायुन करेगा, हम इस पर बात करेंगे। आमिर अहमद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। पनामा का फैसला और उस फैसले के बाद PTI ने जितना फायदा उठाना चाहिए था गुज़िश्ता पिछले हफ्ते में तो हमें वो नजर नहीं आया, लेकिन आज का ये जलसा, इससे बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं कि आज इमरान खान साहब बताएंगे, अपनी नई स्ट्रैटेजी का ऐलान करेंगे कि अब उन्होंने पनामा के फैसलों को लेकर किस तरफ जाना है। कितनी इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं इसकी? इस लिहाज से तो नाजिया ये बड़ा अहम है कि ये एक जलसा ही नहीं है, बाकायदा एक अवामी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। वो आज इस्लामाबाद में होंगे, 1-2 रोज़ के अंदर वो कराची में होंगे, उसके बाद अगले 3-4 रोज़ बाद शायद उनका सियालकोट जाने का इरादा है। तो ये एक इलाबरेट पब्लिक कॉन्टैक्ट कैंपेन जो उन्होंने पनामा के फैसले के बाद जो है वो शुरू की है। लेकिन इसकी अहमियत, ये जो उनकी अवामी कॉन्टैक्ट मुहिम है, ये भी जानते हैं कि महीने बाद रमज़ान आने वाला है जिसके अंदर ज़्यादातर सियासी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। इसकी अहमियत का इन्हिसार बड़ी हद तक उनके बुनियादी सियासी फ़ैसलों के ऊपर रहेगा। और वो बुनियादी सियासी फ़ैसलों में क्या चीज़ ज़रूरत थी नाजिया, देखें, पहले उन्होंने अपनी सियासत के ज़रिए और पनामा लीक्स की बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक तरह से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तनहा कर दिया है। अगर आप देखें तो उनका कोई इम्पोर्टेंट एलाय पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर नहीं रहा है। दूसरी बड़ी जमात जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी काफ़ी नाला है वज़ीर आज़म से, और असद अली ज़रदारी साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि वज़ीर आज़म साहब को शायद समझ नहीं आ रही कि उनके आसपास क्या हो रहा है। अब जब उन्होंने उनको आइसोलेट कर दिया था तो जो एक लॉजिकल अगला कदम था उनके लिए, एक मंतकी कदम जो अगला था वो ये था कि वो वज़ीर आज़म की अपोजिशन को अपने साथ मिलाते और एक मुश्तरका लाहे अमल तय करते कि किस तरह से इस मामले को आगे लेके जाना है। लेकिन इमरान खान का जो तजर्बा रहा है, मेरा ख्याल है इसके बाद वो इस बात के ऊपर कायल हो गए हैं कि उनको जो भी सियासी कामयाबी मिली है वो नए नए तनाज़े खड़े करने से मिली है, ना कि वो सियासी इत्तेहाद और जो एक ट्रेडिशनल किस्म की सियासत होती है पाकिस्तान की उसमें। तो मेरा ख्याल है यहाँ से भी वो यही सिलसिला, जिस तरह से आपने कहा कि ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए था ताकि बेहतर तौर पर वो ये तय कर पाते कि पनामा के फैसले के बाद करना क्या है, लेकिन क्योंकि वो हमेशा से सोलो फ्लाइट करते हुए आए हैं, इस मरतबा भी उन्होंने वही कुछ किया है। अब हर मरतबा एक नया तनाज़ा खड़ा कर देना, उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल अभी ये 10 अरब रुपए की ऑफर की जो बातचीत थी वो चली और उसके बाद तमाम तर जो रुख था डिबेट का वो उस तरफ हो चुका है, बजाय इसके कि पनामा फैसले पर बात हो। अब हुकूमत की तरफ से खासी स्ट्रॉन्ग पोजीशन उस पर ली जा रही है। तो इस तरह के गलत फैसले करके ये कब तक आगे बढ़ते रहेंगे? नाजिया, मेरे ख्याल है सियासत के अंदर वो जो हकीकत होती है उससे कहीं ज़्यादा वो जुमले या वो बातें होती हैं जो आम आवाम की ज़बान पर चढ़ जाएँ। सो ये 10 अरब वाला जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनके गले भी पड़ेगा कि शायद वो ये साबित ना कर सके, और अगर ना कर सके तो ऐन मुमकिन है कि उनके खिलाफ कानूनी चारा जो भी करे नवाज शरीफ की पार्टी और उनकी हुकूमत। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अहम मेरे ख्याल में ये बात है कि इस वक्त अगर आप कहीं जाएं और पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करें तो मेरा ख्याल है 10 अरब के अलावा आपको और कोई चीज़ सुनने को नहीं मिलेगी। जोक्स भी सुनने को मिल रहे हैं, इंटरनेट मीम्स भी बहुत ज़्यादा हैं जी बिल्कुल, और हर किसी के जहन में और दिमाग पर यही एक चीज़ है कि क्या ये 10 अरब वाली बात सही है या गलत है। तो अभी आपको लगता है कि आज जो वो खिताब करने वाले हैं, पब्लिक से खिताब करेंगे, जश्न भी मनाएंगे जिसको वो अपनी फतह करार दे रहे हैं, ज़ाहिर मिठाइयाँ भी बांटी गई थी, तो ऐसे में कोई ऐसी बात है, कोई जवाब होगा उनके पास इस 10 अरब के तनाज़े से मुताल्लिक? जवाब ना भी हुआ तो मेरा ख्याल है कि वो इस बात को उठाएंगे ज़रूर, क्योंकि वो इस पर ना तो पशेमान नज़र आ रहे हैं, ना ही वो किसी तरह से डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। इस बात को करने के बाद जब ये पूरी तरह से ये एक तनाज़ा खड़ा हो चुका था पाकिस्तान में कि ये 10 अरब का क्या सिलसिला चला है और नवाज लीग बहुत भिन्नाई हुई थी इस बात के ऊपर, जब उनको दोबारा
भी कहीं पे एक पब्लिक फंक्शन में इनसे पूछा गया तो उन्होंने बजाय डिफेंसिव होने के इसके ऊपर, जबकि उनकी अपनी पार्टी के भी कुछ रहनुमा कह चुके थे कि उनको जरा मशवरे के साथ ऐसी बातें करनी चाहिए। वो तो सिर्फ नून लीग नहीं भिन्न आ रही है इसके ऊपर, बल्कि जो उनकी अपनी पार्टी जो है वो भी कह चुके, लेकिन है। उसके बावजूद इमरान खान साहब का ये कहना था कि ये तो उस ऑफर का आगाज था, अगर निगोशिएशन होती तो इससे ज्यादा बढ़ भी सकती थी। सो मेरा ख्याल है कि ये इसको एक सियासी खेल की तरह आज भी आप इस्तेमाल होता हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर साहब हमारे साथ थे। और आज पनामा के मामले पर पीटीआई का जो ये जलसा है, ये पीटीआई के जो अगले आने वाले फैसले हैं उसको भी वाजे करेगा। हम एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और इस ब्रेक के बाद गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे, जहाँ हुकूमत सयाहत के फरोग के बजाय सयाहों को मुश्किलात में डाल रही है। देखते रहिए न्यूज़ आवर विद नाजिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान खूबसूरत सयाहती मकामात से माला माल मुल्क है। बहते झरने, आबशार, पहाड़, ग्लेशियर और मौसम के तमाम रंग यहाँ पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान भी अपनी खूबसूरती के बायस दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश आकर मिलते हैं। बुलंद तरीन चोटी K2 भी यहाँ है, और दुनिया भर में 8000 मीटर से बुलंद 14 चोटियाँ हैं, जिनमें से 5 तो गिलगित बल्तिस्तान में हैं। कई खूबसूरत झीलें हैं और दुनिया के 3 बड़े ग्लेशियर भी यहाँ पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान की ये खूबसूरती, इसके कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। यह है वो कुदरती हुस्न जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग गिलगित बल्तिस्तान आते हैं, लेकिन इन हसीन नज़ारों को दुनिया के सामने लाने और सयाहत के फरोग के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे। एक तरफ दहशतगर्दी है, जिसके खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों से बेहतरी आई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत इमेज गया है। सयाहत को लेकर पाकिस्तान की रैंकिंग भी बेहतर हुई है और 136 मुल्कों में पाकिस्तान का नंबर 124 पर आया। गैर मुल्की पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उन्हें खुशामदीद कहने के बजाय उन पर पाबंदियां भी लगा रही है। सयाहों के लिए आसानियों के बजाय मुश्किलात हो रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ है वो ये कि वजारत दाखिला ने गैर मुल्कियों के लिए NOC लाजमी करार दिया। NOC के बगैर अब कोई गैर मुल्की सयाह गिलगित बल्तिस्तान नहीं आ सकता। NOC के लिए वजारत दाखिला को 6 माह पहले दरख्वास्त देना होगी। ज़हनी सुकून और तफरी के लिए आने वाले सयाहों के लिए NOC की शर्त किसी अजियत से कम नहीं। ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है कि जब दुनिया के जहन से पाकिस्तान से जुड़े हुए जो माजी के तल्ख नुकूश थे वो मिट रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती सयाहों को खींच रही है, लेकिन NOC की झंझट आड़े आ रही है। कहीं सरकारी शराइत गैर मुल्की सयाहों के जहन न बदल दे, यही वो खौफ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो टूर ऑपरेटर्स को भी परेशान किए हुए हैं। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी खफा है और उनका मौक़िफ़ यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का 70% रोजगार सयाहत से जुड़ा है और NOC की पाबंदी गिलगित के लोगों के लिए माशी कत्ल साबित होगी। इस इशू पर ही हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वजीर सयाहत गिलगित बल्तिस्तान फिदा खान फिदा साहब। बहुत शुक्रिया फिदा साहब आपका। गिलगित बल्तिस्तान में दाखिले के लिए गैर मुल्की सयाहों पर NOC की पाबंदी वजारत दाखिला की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अब इससे सयाहत पर और जो लोगों का वहां पर कारोबार है उस पर कितना असर पड़ेगा? जी देखें, तो वजारत दाखिला की तरफ से पाबंदी आयद नहीं की गई है जी, लेकिन NOC लेने के हवाले से थोड़े से मुश्किलात पैदा किए गए हैं। तो ये वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है? जी, ये वजारत दाखिला की तरफ से कहा गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से। अब इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो मामला है उसमें खैर हम जो ना चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके असरात क्या पड़ेंगे फिदा खान साहब? जी, इसके असरात तो अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। देखें, मतलब गिलगित बल्तिस्तान खुदा के फजल करम से बिल्कुल पुरअमन जो ना खिता है। यहाँ पर मौजूदा वक्त में कोई सी बात नहीं है। अच्छा, वफाकी हुकूमत की अच्छे इक़दाम और गिलगित बल्तिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों से एशिया में पुरअमन खिता करार पाया है गिलगित बल्तिस्तान। हालांकि गिलगित बल्तिस्तान के निस्बत पाकिस्तान के दूसरे सूबों में जिस तरह KPK वगैरह है, वहाँ पे हालात ठीक है, वहाँ
स्याहों के लिए कोई इतनी जो है ना पाबंदी नहीं लगाई गई है। अब गिलगित बल्तिस्तान आने के लिए एनओसी के नाम से डिले किया जाता है। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है, वो अपना टाइम फिक्स करके आते हैं। जब वो इस्लामाबाद में आते हैं तो एनओसी की वजह से बहुत लेट होते हैं और फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्चार्ज होके जब वो वापस चले जाते हैं तो अपने मुल्कों में जाकर वो पाकिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से अच्छे तासुरात नहीं देते। ठीक है, ये तो ऐसा वक्त है ना फिदा खान साहब कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों से पाकिस्तान का जो मुस्बत एक तस्वीर गई है दुनिया भर में, अब ये जो एनओसी की शर्त है इसकी वजह क्या है, क्यों लेना पड़ेगा ये एनओसी, वजह क्या बता रहे हैं? ये तो इंटीरियर मिनिस्ट्री ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मौजूदा हालात में खुदा के फजल और करम से अमन है। जो वीज़ा बन जाता है तो ये ही एनओसी है, लेकिन बाद में वीज़े के बाद एनओसी के नाम से इंटरनेशनल टूरिस्ट को रोकना, ये पाकिस्तान के टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ और गिलगित बल्तिस्तान, स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म के साथ, और गिलगित बल्तिस्तान का टूरिज्म डिपार्टमेंट इनकम जनरेटिंग डिपार्टमेंट है और यहाँ के लोगों की गुजारा औकात, जिस तरह आपने फरमाई कि 70% लोग टूरिज्म के ऊपर गुजारा करते हैं, ये रिज़्क में हाथ डालने के मुतरादिफ होगा। आज तमाम गिलगित बल्तिस्तान के टूर ऑपरेटर्स वो मेरे ऑफिस आए हुए थे। मैंने अपने सीएम साहब गिलगित बल्तिस्तान से मैंने रब्ता किया है और गिलगित बल्तिस्तान के हमारे सीएम साहब ने वफाकी हमारे इंटीरियर मिनिस्टर से रब्ता किया है, फोन पे भी रब्ता किया है और इंशाल्लाह आज और कल में इस मसले का हल निकलेगा और जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आए हैं उनके लिए रुकावट इंशाल्लाह नहीं होगा। हम वेलकम करते हैं। बिल्कुल फिदा खान साहब, टूर ऑपरेटर्स तो बहुत परेशान हैं, वो आपके पास भी गए और वो इसको माशी कत्ल करार दे रहे हैं। उनके जो ये खदशात हैं, ये वफाकी हुकूमत से आप इनको आगाह तो करेंगे, अभी आपने उनको क्या तसल्ली दी है कि किस तरह से क्या इसका कोई हल निकल सकेगा? जी हाँ, इसका बिल्कुल कल शाम को भी हमारे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इंटीरियर मिनिस्टर साहब के साथ इस हवाले से बात की है और इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी करवाई है कि एनओसी के हवाले से हम इसमें जो है ना पेचीदगी नहीं करेंगे। और आज भी जब वो टूर ऑपरेटर्स मेरे ऑफिस में आ गए, मैंने सीएम साहब से फिर से मैंने बात की। सीएम साहब रिटर्न में भी इंटीरियर मिनिस्टर को जो है ना लेटर लिखेंगे और इंटीरियर मिनिस्टर ने यकीन दहानी करवाया है कि हम जो है ना इतने पाबंदियां नहीं लगाएंगे और इतने रुकावट नहीं डालेंगे और इंटरनेशनल टूरिस्ट बल्तिस्तान का सफर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फिदा खान। फिदा साहब वजीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान कह रहे थे कि एनओसी की जो शर्त है ये गैर मुल्की सयाहों को दूर करेगी गिलगित बल्तिस्तान से और टूर ऑपरेटर्स के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर करने के लिए वो वफाकी हुकूमत से राब्ते में है। हम एक ब्रेक लेते हैं और इस ब्रेक के बाद कुछ और इशूज़ हैं जिन पर बात होगी। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाजिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और पिछली 3 दहाइयों में यहाँ कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। इस हवाले से अगर हम आदाद शुमार देखें तो 1995 से 2014 के दरमियान हमें सिर्फ सैलाब से $1 अरब 80 करोड़ तक का नुकसान हुआ। 2010 के सैलाब में सिर्फ तामीरात और ज़ाती अमलाक की मद में 854 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। और इस बदतरीन सैलाब की कुछ यादगारी तस्वीर पहले आपको दिखाते हैं। ये थी वो तबाहकारियाँ 2010 का सैलाब। पिछले कई सालों में पाकिस्तान में आने वाला बदतरीन सैलाब था ये, जिसने खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में बदतरीन तबाही मचाई। इस सैलाब में 1700 से ज़ायद अफराद की जानें गईं, लेकिन इस नुकसान की मद में शायद ही कहीं किसी को इंश्योरेंस की मद में रकम मिली हो। ये सारा नुकसान पानी में बह गया। लेकिन मुस्तकबिल में फिर दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए अब हुकूमत हिकमत अमली बना रही है। कुदरती आफात के शिकार लोगों के लिए इंश्योरेंस फ्रेमवर्क तैयार कर लिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत कुदरती आफात से मुतासरा लोगों में वो जो इलाके होंगे वो और उन लोगों को इंश्योरेंस उनका यकीनी बनाया जाएगा और गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों का प्रीमियम हुकूमत भरेगी।
यानी मुस्तहिक अफराद के लिए इंश्योरेंस की तमाम रकम हुकूमत उठाएगी ताकि किसी भी कुदरती आफात के नतीजे में होने वाले नुकसान का अजाला मुमकिन हो सके। इस सिलसिले में एशियाई तरक्याती बैंक ने भी $200 मिलियन की इमदाद मंजूर की है, जबकि आफतज़दा इलाकों में काम करने वाले इदारों की इस्तात बढ़ाने के लिए भी $1 मिलियन रखा गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया पहले ही $3.3 मिलियन की इमदाद दे चुका है, जिसका इंतजाम भी एशियाई तरक्याती बैंक के पास है। ये तमाम तरह इक़दाम कितने कारआमद हैं और इनसे फवाइद क्या हासिल किए जा सकते हैं, हम बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं अली तौक़ीर शेख साहब, CEO हैं लीडरशिप फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के। बहुत शुक्रिया आपका अली तौक़ीर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सैलाब मुतासरीन के लिए इंश्योरेंस एक बहुत ही अच्छा इक़दाम है, बहुत वक्त की ज़रूरत है, इसका स्टेटस अभी है क्या, कब तक इस पर अमल शुरू हो जाएगा? देखिए, ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसको शुरू होने में काफ़ी टाइम लगेगा। और जिस तरह इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को पहले पीरियड ऑफ टाइम में टेस्ट किया जाता है और 2-4 साल की टेस्टिंग के बाद उसको लार्जर स्केल पे किया जाता है। अगर ये इस साल हुकूमत पाकिस्तान इसका बजट मंजूर करे तो 1 साल में फ़ंड टेस्ट हो सकता है। फिर आपको ये फैसला करना होगा कि किस किस्म की आफात के ख़िलाफ़ आपके लिए आप इंश्योरेंस फ़ंड सेट करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, जैसे फ्लैश फ्लड है, जैसे ड्राउट है, जैसे अर्बन फ्लडिंग है, जैसे रूरल एरियाज़ में मानसून की फ्लडिंग आती है। तो उनमें से 3-4 चीज़ों में से 2 चीज़ों के साथ आप पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है। फिर 4 या 5 ऐसी मेन चीज़ें हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपने ये फैसला करना होगा किस चीज़ को करेंगे। उनमें से पहली चीज़ है लाइफ ऑफ द ब्रेड अर्नर, दूसरी चीज़ है उनकी स्टैंडिंग क्रॉप, तीसरी चीज़ है उनका शेल्टर, उनका घर, चौथी चीज़ है उनका लाइफ स्टॉक, और 5वीं चीज़ है उनका जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो बिजनेस करते हैं। ये हुकूमत ने चंद फैसले करने होंगे और जैसे ये फैसले होते हैं 2-1 साल में फंड कैन बी सेट अप एंड अप एंड रनिंग। तो आप ये समझते हैं कि हुकूमत जब तक इन तमाम ये जो कैटेगरीज आपने बनाई हैं इसके ऊपर फैसले करेगी उसके बाद ही हो सकेगा, और ये प्रोसेस खासा लंबा टाइम ले सकता है, 2 साल तक का अंदाज़ा है आपका? देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें ऑलरेडी इस हुकूमत ने टेस्ट करनी शुरू की हैं। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, जैसे बाज़ प्रोविंसेस में, पंजाब में फॉर एग्जांपल PDMA ने ऑलरेडी इंश्योरेंस का एक प्रोसेस शुरू करने की एक्सप्लोरेशन शुरू की है। जैसे आपने अभी बतलाया, एशियन डेवलपमेंट और ऑस्ट्रेलियन एड के साथ कुछ फंड अवेलेबल हुए हैं। इवेंचुअली हुकूमत पाकिस्तान को कुछ अपने पैसे भी कमिट करने होंगे, उम्मीद है कि आने वाले बजट में करते हैं। और उसके साथ एक जल्दी से सेक्शन 42 की कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी जो इस फंड को मैनेज कर सके। जैसे ये कंपनी सेट होती है और उसकी गवर्नेंस का एक प्रोसेस बन जाता है, ये लार्जर लेवल के ऊपर इंश्योरेंस की स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। अच्छा, मुझे इसके साथ साथ ये भी बताइएगा अली तौक़ीर साहब के सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, हर कुछ साल के बाद सैलाब आता है, तबाही भी बहुत मचती है यहाँ पर, दीगर कुदरती आफात भी हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाती हैं, उसमें ज़लज़ला भी शामिल है। 2005 का बड़ा जानलेवा ज़लज़ला था। तो ये जो इंश्योरेंस है सिर्फ सैलाब मुतासरीन के लिए होगी या फिर दीगर जो आफात होती हैं उसमें भी काबिल अमल है? देखिए, ये तकरीबन हर चीज़ में काबिल अमल है, मगर उसकी प्रीमियम की कॉस्ट बढ़ती जाती है। और जो आपके सिस्टम इम्प्रूव होते हैं, आप नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ड्राउट, फ्लैश फ्लड्स और अर्बन फ्लडिंग को स्टार्ट किया जा सकता है ज़्यादा आसानी के साथ। और उसके लिए हमने हाउस होल्ड सर्वे भी किए हैं लीड पाकिस्तान ने NDMA के साथ मिलके, और जिसकी बेसिस पे हर प्रोविंस में एक एरिया को उठा के सर्वे किया, जिसकी बेसिस पे हमें ये एक रिस्क पे फाइंडिंग आई है कि लोग जो है पार्ट ऑफ द प्रीमियम पे करने के लिए तैयार हैं अपनी गुर्बत के बावजूद। कुछ गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी होगी, कुछ लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और इसके साथ एक मशीन और या एक गाड़ी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अली तौक़ीर साहब, आपने 4 प्रोविंसेस की बात की और मुख्तलिफ एरियाज़ के सर्वे आपने किए, लोग तैयार भी हैं कि वो कुछ पेमेंट कर सकते हैं, प्रीमियम दे सकते हैं। अब इसके अंदर किसी इलाके की कोई कैद तो नहीं होगी, ज़ाहिर तबाही कुदरती आफात तो कहीं भी आ सकती है, तो कुछ ऐसा आपने डिवीजन तो नहीं किया हुआ है कि किसी प्रोविंस में ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ रहा है, किसी में कम देना पड़ रहा है, कुछ इस तरह से है? देखिए, ये बाज़ इलाके जहाँ पे ज़्यादा गुर्बत है, जैसे ड्राउट है थरपारकर में, अब वहाँ पे इंतहाई ज़्यादा गुर्बत है, वहाँ पे हुकूमत सिंध को या हुकूमत पाकिस्तान को ज़्यादा सब्सिडी देनी होगी। अच्छा, बाज़ फ्लड्स ऐसे हैं जिनका स्केल बहुत बड़ा है, जैसे आपने 2010 की बात बताई थी, तकरीबन 10 बिलियन रुपीज़ का, $10 बिलियन का हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने पे उसका बोझ पड़ा था और लोग अभी तक उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
जैसे आपने अभी अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया भी है। तो ऐसे फ्लड्स के लिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री अभी इतनी मजबूत नहीं है, इतना बड़े लेवल का फंड नहीं बन सकेगा। हम छोटे फंड बना सकते हैं और बाद सजेशन ऐसी हैं कि प्रोविंशियल लेवल के या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुख्तलिफ किस्म के थ्रेट्स के मुताबिक जो है वो फंड्स क्रिएट किए जाए। जैसे सदर्न पंजाब में राजनपुर वगैरह में आप फ्लैश फ्लड्स के लिए फ़ंड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पिंडी में या किसी और शहर में इसी किस्म के जहाँ पे अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा होती है उसका अर्बन फ्लडिंग का फंड क्रिएट किया जा सकता है। ये बाज़ पॉलिसी डिसीजन है। एक जब सरकार की मीटिंग्स होती हैं इंडिया में कि जब मैनेजमेंट मिलती है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ऐसे डिसीजन होपफुली चंद हफ्तों में हो सकते हैं और उसके बाद काम शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली तौक़ीर शेख साहब पाकिस्तान, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और बहुत ही मुफीद मालूमात जो सैलाब मुतासरीन या किसी भी कुदरती आफात से मुतासरीन होते हैं और उनको इंश्योरेंस किस तरह से किया जा सकता है उससे मुतालिक हमें आगाह कर रहे थे। अब हम अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, वो सूबा जो सालों दहशतगर्दी का निशाना रहा है। पुलिस और अवाम ने लाजवाल यहाँ पर कुर्बानियाँ दी हैं। मर्द बहादुरी के साथ ये जंग लड़ रहे हैं, वहीं पर ख़वातीन भी पीछे नहीं हैं। हालांकि पश्तून रिवायात हैं और ये वो रिवायात हैं जो ख़वातीन के लिए बहुत सख्त होती हैं और इन रिवायात में ख़वातीन का घर की चार दीवारी में रहना भी शामिल है। लेकिन करक में 3 बहनों ने दकियानूसी रिवायात को चैलेंज किया है, एक ऐसे शोबे का इंतखाब किया जो शायद ही कोई सोचता हो कि इस फील्ड में भी लड़कियाँ आगे बढ़ सकती हैं, अपना फ्यूचर बना सकती हैं। रुखसाना, समीना और परीगुल बम डिस्पोजल स्क्वाड में काम कर रही हैं। तीनों ने अब से कुछ अरसे पहले ही इंसदाद दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ली है और अब ये तीनों बहादुर लड़कियां बमों को नाकारा बना रही हैं। ये तीनों बहनें हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना बाकायदा किरदार अब अदा कर रही हैं। दकियानूसी तसव्वुरात को ललकारा और मखसूस रिवायती किरदार जो ख़वातीन से मंसूब किए जाते हैं उनसे बहुत बाहर निकल कर काम कर रही हैं। दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से लड़ाई का इंतखाब तो किया है, ट्रेनिंग भी मुकम्मल की है, लेकिन अब जबकि वो मैदान में उतर चुकी हैं तो उनको क्या चैलेंजेस ऐसे हैं जो दरपेश हैं, उन्हीं से पूछते हैं। हमें पेशावर स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं रुखसाना और परीगुल, जबकि समीना अपनी कुछ मसरूफियात की बिना पर यहाँ पर नहीं आ सकें। बहुत शुक्रिया रुखसाना और परी आपका। आप दोनों ही इंतहाई मुश्किल हालात में, बल्कि तीनों बहनें, अभी तीसरी तो मौजूद नहीं है, तीनों बहनें मुश्किल हालात में इंतहाई मुश्किल कदम आपने उठाया। आपका जज्बा बहुत ही काबिल तारीफ है। कहा यह जाता है कि इस उम्र में लड़कियां डॉक्टर या इंजीनियर बनने के ख्वाब देखती हैं। आप लोगों को ये गोलियों, बारूद और बमों को नाकारा करने का ख्याल कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना वो तो हर लड़की का ख्वाब होता है। हमारी ख्वाब था कि हम किसी फोर्स में जाएं ताकि लोग हमें फॉलो करें और इंशाल्लाह लोग हमें फॉलो कर भी रहे हैं। और हमने दहशतगर्दों को उसको मुंह तोड़ जवाब देना था और ये साबित करना था कि लड़कियां किसी भी फील्ड में आ सकती हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकती है दहशतगर्दों को। परी, आप बताइएगा कि आप तीनों ने इकट्ठा ही ये क्यों शोबा चुना है? अलग अलग सोच होती है, घर में रह रहे होते हैं, अलग अलग रुझान होता है। किसका ख्वाब ये था कि जिसको बाकी 2 बहनों ने फॉलो किया? हमारी वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि हम किसी फील्ड को ज्वाइन करें और दहशतगर्दों के साथ लड़े और मुश्किल से मुश्किल काम करें। तो पुलिस में हम वालिदैन के शौक़ से आई हैं। एलीट और बीडीओ को हमने अपनी मर्ज़ी से, अपनी ख्वाहिश से गए हैं, क्योंकि केपी के हालात इंतहाई ख़राब जा रहे थे। तो यहाँ पे रोज़ धमाका होता है, रोज़ कीमती जानें चली जाती हैं। हमने सोचा कि पुलिस में हम वैसे भी हैं, क्यों ना हमें एडवांस कोर्स करके इन ऑपरेशनों में हिस्सा ले और इन वो काम करे जो सिर्फ हमारे मर्द हजरात करते हैं। इसी को लड़कियों में भी आना चाहिए, लड़की भी वो काम कर सकती हैं जो हमारे मर्द भाई करते हैं। तो हम इसी शौक़ से गए हैं कि ताकि हमारी आवाम की जान महफूज हो और हम अपनी आवाम की जान की बड़ा काम कर रही हैं आप परी। कमांडो फोर्स में जाना, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से लड़ने की ट्रेनिंग हासिल करना यकीनन आसान नहीं होगा। बमों को नाकारा बनाती हैं आप, कभी धमाका खेज मवाद से खौफजदा नहीं होती? शुक्र है हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने के नाते हमारे ईमान बहुत मजबूत हैं और डर तो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे शुरू से कुछ ख़तरों के साथ खेलने का बहुत शौक़ है और मुझे मज़ा आता है ख़तरों के साथ खेलने में। जब हम किसी आईडी के साथ सामने जाते हैं, 70 किलो केजी का सूट हम पहनते हैं। अगर हम 70 किलो वज़न अपने कंधों पे बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसके हर वज़न
कि हर हिस्से से हमें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है और हमें हमारी नज़र अपनी आवाम की जान के ऊपर होती है कि हमने इसकी जान बचानी है और हमने इसकी जान को महफूज करना है। मैं अपनी परवाह नहीं करती क्योंकि मैं उसी टाइम ज़हनी तौर पर शहादत के लिए तैयार होती हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह ताला मुझे शहादत नसीब करवाएं। तो ये मेरी ख्वाहिश है कि लोग मेरी वजह से खुश रहे और मैं लोगों की हिफाजत करती हूँ। ठीक है रुखसाना, आप भी यही सोचती हैं? आम तासुर तो ये होता है कि पख्तून कल्चर में ख़वातीन का काम करना बड़ा मुश्किल समझा जाता है, ऐसे मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं आप लोगों को। मुखालफत की लोगों ने कमांडो बनने पर? जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। वहाँ पे हमारे मर्द भाई जो होते हैं वो आम तौर पर खेतीबाड़ी का काम करते हैं। वहाँ पे हमारी औरत ज़ात जो होती हैं उसको घर से बाहर निकलने का वो नहीं होता। हम जब स्कूल जाते थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी पढ़ाई लिखाई में। बहुत ज़्यादा लोगों ने तंग किया, बहुत धमकियाँ दी हैं, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा है कि हम सिर्फ आपकी बेटियाँ नहीं हैं, हम पूरी पाकिस्तान की बेटियाँ हैं, हमने कुछ करना था। तो इस मुश्किलात बहुत ज़्यादा आई हैं। बिल्कुल, अब मुश्किलात तो हैं, आप तीनों लेकिन कमांडो बन चुकी हैं, आप BDS से वाबस्ता हैं। आप कैसा महसूस होता है? लोग आपकी मिसालें देते हैं, तारीफ़ करते हैं, आपका जो काम है वो बड़ा सराहा जाता है, अब एक बड़ी मिसाल बन चुकी हैं आप। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है और हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पाकिस्तान की हर बेटी परी, रुखसाना और समीना है। सिर्फ लड़कियों को सिर्फ घर से बाहर निकलना होगा, फिर और जो जितने भी चैलेंज होते हैं वो सब वो मुकाबला कर सकते हैं। और लड़कियों को चाहिए कि वो घर से बाहर निकले और हमें जिस तरह लोग फॉलो कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह फॉलो करते रहेंगे और एक मिसाल बनेंगे। तो परी अब कैसा लगता है? क्योंकि ठीक है, जिस वक्त तो ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे आप लोग और वो वक्त ऐसा था कि सीखने के मरहला था, अब तो मैदान में उतर चुकी हैं, हालात कुछ तब्दील नज़र आते हैं, पहले की बनिस्बत फ़र्क नज़र आता है? हालात तो दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, लेकिन शुक्र है अभी हम एडवांस हो गए हैं। अभी हमें उन चीज़ों के बारे में पता चल रहे हैं जो पहले हमने कभी सुना था, किसी से आंखों के मतलब सामने देखा नहीं था, टच नहीं किया था। अभी हम उन चीज़ों को डिफ्यूज़ करते हैं, ख़ुद तैयार भी कर सकते हैं। अभी हमने बहुत एडवांस कोर्सेज किए हैं और हम ना सिर्फ पुलिस के साथ बल्कि मुख्तलिफ पाक फ़ौज के साथ भी मुख्तलिफ जगहों पर हम जाते हैं। इलाका गैरों में 3-3, 4-4 दिन हम ऑपरेशनों पे उनके साथ होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत शौक हूँ। ठीक है, अच्छा मेरा आखिरी सवाल है और आप दोनों से मैं चाहूँगी कि बारी बारी जवाब दीजिएगा कि आप एक बहुत बड़ी उम्मीद हैं, आपका जो जज्बा है वो पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए बड़ी हिम्मत का बायस है। पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं तो अपनी पाकिस्तानी बहनियों को पहले सलाम पेश करूंगी और फिर यही कहूंगी कि आप लोग प्लीज़ ये खौफ अपने अंदर ख़त्म करें कि आप लोग लड़कियां हो और सिर्फ घर के अंदर ही आप काम कर सकते हो। अल्लाह ताला ने औरत को ये एजाज़ भी दिया है कि वो ना सिर्फ घर के काम बल्कि बाहर भी वो हर फील्ड में काम कर सकती हैं और ख़ुद को मनवा सकती हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की जो जिम्मेदारी है, अमन की जो जिम्मेदारी है, वो सिर्फ हमारे मर्द भाई की नहीं है। यहाँ पे लड़कियों को भी आगे आना चाहिए और जिस तरह से हमारे भाई दिन रात एक करके अमन के लिए अपनी कीमती जानों को नजराना पेश करते हैं, तो हमें भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनके साबित करना चाहिए। बहुत शुक्रिया परी और रुखसाना हमारे हमरा थी। वो तीन बहादुर बहनें, समीना तो आ नहीं सकी कुछ मसरूफियात की बिना पर, लेकिन ये वो जोश है और जज्बा है जो ये बताता है कि कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आए, आप जो ख्वाब देखते हैं उसे पूरा कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं वो एक दिन बन ही जाते हैं, उसके लिए जज्बा और हिम्मत ज़रूर चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। और भी किसी खबर पे कि कोई ऐसा इशू है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें, किसी मसले को उजागर करें, तो हमें ज़रूर लिखकर भेजें। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पे आप दे सकते हैं। देखते रहिए न्यूज़ आर विद नाज़िया। करने पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। तुम जब डेमोन्स्ट्रेशन करने जाओगे तो मांगोगे क्या?